नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र तोमर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थिकल में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंटीनेटल केयर मतलब गर्भावस्था के दौरान हमें गर्भवती महिलाओं का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो एएनसी एंटीनेटल केयर होता क्या है, किसको एंटीनेटल केयर बोलेंगे? एंटीनेटल केयर गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला का हम ध्यान रखेंगे, उसकी जो केयर करेंगे, इसको ही हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटीनेटल का मुख्य कुछ उद्देश्य होते हैं, इनको अभी हम बात करेंगे। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना। प्रमोट करना मतलब जो गर्भवती महिलाओं को हम बताएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, क्या क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि गर्भावस्था के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उसको मेंटेन करके रखेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्थ को, और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है, अगर है तो उसका भी ध्यान रखेंगे जिससे कि आगे जाके माँ और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट हाई रिस्क एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। और इस दौरान एएनसी के दौरान हम पता करेंगे कि पिछली कोई अगर प्रेगनेंसी थी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, या अभी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है पहले से, या हाइपर जो इन सब डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो अगर है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से उसकी देखभाल करेंगे। अगला है टू रिमूव एंजाइटी रिलेटेड टू डिलीवरी, क्योंकि जो पहली बार गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक मन में एक डर तो रहता ही है कि डिलीवरी तक कैसा समय गुजरेगा, डिलीवरी कैसे होगी। तो उसके बारे में उनको हम बताते हैं, बात करते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और डिलीवरी के समय हम उनको बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग का भी आप प्रयोग करें, जिससे कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का गैप हो सके, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी रह सके। तो उसी समय फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताएंगे। नेक्स्ट है टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो अगर इन सब चीज़ों का कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर कोई बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है, अब अगर उसको पहले से ही पता कर लेंगे तो हम माँ और बच्चे उनकी होने वाली जैसे मौतें हो जाती हैं बहुत सारी कंडीशंस की वजह से, एनीमिया होता है, उसको हम अगर कोई एएनसी के लिए नहीं आएगा तो डिटेक्ट नहीं होगा, तो बाद में ब्लीडिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है, उससे कई बार मृत्यु भी हो सकती है उस प्रेग्नेंट लेडी की या बच्चे की। तो अगर हम पहले से इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो हम अपना क्योर कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एंटीनेटल विजिट्स के बारे में कि कितनी एंटीनेटल विजिट्स होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए। तो आइडियली 13 से 14 एंटीनेटल विजिट्स प्रेग्नेंट लेडी को करनी चाहिए। क्या क्या कब कब करनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। 1st to 7 मंथ मतलब पहले से 7वें महीने तक, वंस अ मंथ मतलब हर महीने एक बार विजिट करनी चाहिए आइडियली। तो 1 से 7 महीने तक एक विजिट हर महीने करेंगे तो टोटल विजिट होगी 7 विजिट, 7। 8वें महीने में हम महीने में 2 बार विजिट करेंगे, मतलब हर 15 दिन में
एक बार विजिट करनी है हमें डॉक्टर के पास एएनसी के लिए। और 9वें महीने से आगे या 9वें महीने में या उससे कुछ दिन आगे बढ़ते हैं तो 9वें महीने में 4 बार एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, मतलब हर वीक एक विजिट होनी चाहिए। तो ये 4 विजिट हो गई। इस तरह से लगभग 13 विजिट हो गई है। लेकिन कभी कभी 9 महीने से ज़्यादा भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं, तो उस हिसाब से एक आध विजिट और कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 12 से 14 विजिट हमें 13 से 14 विजिट करनी चाहिए आइडियली। लेकिन इतनी विजिट जनरली सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर इतनी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कितनी एएनसी तो होनी ही चाहिए। जो मिनिमम एएनसी है वो कितनी होनी चाहिए? 4 बार तो हमें डॉक्टर के पास एएनसी विजिट के लिए जाना ही जाना है एनी हाउ। तो वो कब कब जा सकते हैं? तो जो फर्स्ट विजिट होगी वो पहले 12 हफ्तों में, नहीं फर्स्ट 12 वीक में पहली विजिट हो जानी चाहिए। उसी समय हम जो गर्भवती महिला है उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जो कि आगे काम आता है। सेकंड विजिट कब होनी चाहिए? सेकंड विजिट होनी चाहिए 14 से 26 वीक्स में। 14 से 26 वीक्स के बीच में दूसरी विजिट हो जानी चाहिए। थर्ड विजिट हम कब करेंगे? 28 से 34 वीक में। 28 से 34 वीक में थर्ड विजिट करेंगे। और जो फोर्थ विजिट होगी, चौथी विजिट होगी, वो होगी 36 वीक्स, यानी 9 महीने पे, जब टर्म का टाइम हो जाता है, मतलब डिलीवरी का टाइम होता है, जब हम कर सकते हैं इसी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? जो हमारे एरिया की एएनएम है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये अपना जो रजिस्ट्रेशन है गर्भवती महिला का उसको करेंगी। अब बात करेंगे सर्विसेज ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर चेकअप। मतलब एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए जब हम जाएंगे तो हमें क्या क्या सर्विसेज एक गर्भवती महिला को देनी है। तो सबसे पहले नंबर 1, हिस्ट्री टेकिंग। हम पेशेंट से, गर्भवती महिला से हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर। उसमें हिस्ट्री में क्या क्या पता करेंगे? कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर गर्भवती पहले भी गर्भवती रह चुकी है, पहले भी उसका बेबी है, तो पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम उस हिसाब से उसका ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से केयर करेंगे। नेक्स्ट, उससे पूछेंगे डेट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी फर्स्ट डेट कौन सी थी? ये क्यों पूछते हैं? कि इससे हम अनुमान लगाते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब बच्चा अप्रॉक्स कब पैदा हो सकता है। इसमें हम जो फर्स्ट डे होता है, डेट होती है, उसमें 9 महीने जोड़ देते हैं। उसके 9 जो भी डेट आती है उससे प्लस माइनस 1 वीक या 7 डेज में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा। इस तरह से हम ईडीडी बच्चे की निकालते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? हिस्ट्री ऑफ एनी करेंट सिस्टमिक इलनेस। पेशेंट से प्रेग्नेंट लेडी से हिस्ट्री लेंगे कि उनको कोई सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है इस समय, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ। दूसरी, नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थैलेसीमिया या ट्विन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी से पूछेंगे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की या थैलेसीमिया की, या उनकी फैमिली में किसी को ट्विन बच्चे तो नहीं हुए थे। ये सब हम हिस्ट्री में पूछेंगे। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि प्रेग्नेंट लेडी से पूछेंगे कि उनको कोई किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि उस ड्रग को
लेडीज़ को ना दिया जाए। अब हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब नंबर 2, फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रेग्नेंट लेडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अच्छे से। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे? नंबर 1, पेलर। पेशेंट में पेलर देखेंगे। पेलर किसके लिए देखते हैं? एनीमिया के, कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, उनकी हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, ये देखेंगे पेलर में। पेलर हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? साइट कौन कौन सी होती हैं देखने की? जैसे कि कंजक्टाइवा में देख सकते हैं, नेल्स में देख सकते हैं, जीभ में देख सकते हैं, और पाम्स में भी देख सकते हैं। नंबर 2 क्या देखेंगे? एडिमा, मतलब सूजन तो नहीं है पैरों वगैरह में। अगर सूजन है तो किस किस कंडीशन में हो सकता है ये? जैसे सूजन के साथ साथ अगर प्रोटीनयूरिया है, मतलब टॉयलेट जो पेशाब है उसमें एल्बुमिन की मात्रा भी आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्री इक्लेम्पसिया एक कंडीशन होती है, ये प्री इक्लेम्पसिया की तरफ जाएगा, तो हम इस हिसाब से पेशेंट का ध्यान रखेंगे। जो एबनॉर्मल एडिमा कब बोलेंगे? कौन कौन सी साइट्स पे हो, कौन कौन सी जगह पे अगर सूजन दिख रही है तो हम बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल हो सकती है। जैसे कि फेस, हाथ हो गए, पेट हो गया, अगर इन जगह पर सूजन दिख रही है तो वो एबनॉर्मल होगी, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और हम उसको पूरा इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नंबर 3, ब्लड प्रेशर। अगर प्रेगनेंसी के समय में ब्लड प्रेशर हाई है तो ये एक तो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो देखेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और साथ में प्रोटीन या एल्बुमिन आ रही है, तो वो अब जैसे मैंने अभी बताया था, उस कंडीशन को हम प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। ये खतरनाक कंडीशन होती है और इसका फिर उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेट गेन। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे वेट गेन कितना हो रहा है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का टाइम है, पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में लगभग 11 से 12 केजी वेट बढ़ जाता है। कैसे कैसे बढ़ता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में लगभग 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। अगले ट्राइमेस्टर में मतलब अगले 3 महीने में लगभग 5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा, और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी लगभग 5 किलो वजन बढ़ता है। अगर ये तो नॉर्मल वेट हो गया, कितना नॉर्मली वेट बढ़ना चाहिए। अगर इससे कम वेट बढ़ रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसमें? तो उसमें इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं है, कम ग्रोथ हो रही है बच्चे की, उसमें उस कंडीशन में जो वजन है वो कम बढ़ेगा। और दूसरी, अगर लो बर्थ वेट है, बच्चे का वजन ही कम है, तब भी वेट कम हो सकता है जो टोटल वेट होता है। अगर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि 1 महीने में ही 3 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है नॉर्मल की अपेक्षा? तो ये कंडीशंस हो सकती हैं जैसे ट्विन प्रेगनेंसी। अगर 2 बच्चे हैं तो वज़न ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। या डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ भी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब भी बच्चा बड़ा बच्चा, मतलब ज़्यादा वजन का बच्चा पैदा हो सकता है, और जो वेट है वो भी, जो नॉर्मल वेट है 11 से 12 किलोग्राम, उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या करेंगे? नंबर 3, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब एब्डोमेन का, पेट का एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? तो नंबर 1, फंडल हाइट, जो हमारी पेट की हाइट होती है,
तो पेट बढ़ता है उसको देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट 12 वीक, पहले 12 हफ्तों में जो फंडल हाइट होती है, पेट की हाइट जो पेट बढ़ता है वो प्यूबिक सिम्पाइसिस तक बढ़ता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। 12 वीक तक ये प्यूबिक सिम्पाइसिस तक फंडल हाइट होती है। 24 वीक्स में अम्बलाइकल जो नाभि होती है वहाँ तक हमारी फंडल हाइट पहुँच जाती है, पेट की ऊंचाई। और 36 वीक में जो जीफी स्टर्नम पॉइंट होता है वहाँ तक एब्डोमेन पहुँच जाता है। नंबर 2, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड देखेंगे, ये मतलब 6 वीक के बाद हम अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो 6 वीक के बाद हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। और नॉर्मली ये फीटल हार्ट साउंड कितनी होती है, 120 से 140 पर मिनट, ये नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड होती है। नंबर 3 इसमें फीटल मूवमेंट्स। फीटल मूवमेंट्स कब हम फील कर सकते हैं, कब, या जो माँ बनने वाली प्रेग्नेंट लेडी है वो कब फील कर सकती हैं, 18वें वीक से फीटल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो 18 वीक के बाद हम फीटल मूवमेंट भी फील कर सकते हैं। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन। लगभग 32 वीक के बाद, 8वें महीने के बाद इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उस समय क्या कंडीशन है बच्चे की, प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक है या नहीं है। नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चा आराम से हो जाएगा। तो उस समय हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। और दूसरी लाई, मतलब किस तरह से बच्चा है, बच्चा टेढ़ा तो नहीं है, जिसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, बच्चा टेढ़ा है तो उसमें डिलीवरी के समय में प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको अगर ब्रीच है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में ही उनकी डिलीवरी करानी चाहिए। 5 में इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमिनल स्कार। एब्डोमिनल पेट पे कोई स्कार तो नहीं है, उसको देखते हैं। स्कार है तो हो सकता है कि वो प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन हो उसका स्कार हो, या कोई और ऑपरेशन हुआ हो उसका स्कार हो, तो उसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद नंबर 4 है असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज कैसे हम पता करते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, या जो LMP होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसकी डेट के हिसाब से भी हम असेसमेंट बच्चे की गेस्टेशनल एज को हम पता कर सकते हैं। नंबर 5 अब क्या है इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग। कुछ काउंसलिंग पेशेंट की, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन ऑफ जननी सुरक्षा योजना। जो जननी सुरक्षा योजना हमारी चल रही है सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी देंगे कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे तो जो सरकार आपको कुछ प्रोत्साहन राशि दे रही है वो आपको तभी मिलेगी जब आप हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाएंगे। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग घर पे ही दाई और किसी और की मदद से डिलीवरी करवा लेते हैं, जिससे कि माँ की जान को भी खतरा रहता है और होने वाले बच्चे की जान को भी। इसलिए हमेशा जो डिलीवरी करवाएं वो हॉस्पिटल में ही करवाएं, जिला अस्पताल CSC में ज़रूर जाएं, हमेशा वहाँ पे स्टाफ डॉक्टर रहते हैं डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पर ही डिलीवरी करवानी चाहिए। और उसी समय डिलीवरी के समय हमें उसको, अगर 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो महिला को प्रेरित करना चाहिए कि नसबंदी या जो भी स्टरलाइजेशन के मेथड हैं वो अपनाएं, और जिससे कि उनका आगे बच्चों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अगर कम बच्चे रहेंगे माँ का स्वास्थ्य रहेगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चा होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए कोशिश करें कि 2 ही बच्चे हों, तो ये समाज के लिए भी अच्छा है। नंबर 6 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। अब लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करेंगे। नंबर 1 एट सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल पे हमारी कौन कौन सी जांच होगी, प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कंफर्मेशन के लिए। नंबर 2 हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी एनीमिक तो नहीं है। यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसमें कि यूरिन एल्बुमिन और यूरिन शुगर डिटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट रैपिड मलेरिया टेस्ट भी कर सकते हैं, तो डिटेक्ट करने की अगर प्रेग्नेंट लेडी को फीवर है तो सब सेंट्रल लेवल पे ही हम रैपिड मलेरिया टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, पीएससी और सीएससी लेवल पर कौन कौन से टेस्ट करेंगे? तो पीएससी पे हम कर सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग करेंगे इंक्लूडिंग आरएच फैक्टर, जैसे कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का पता चल सके। अगर ऐसा है तो हम जो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन देते हैं वो दे सकें, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, वीडीआरएल सिफिलिस टेस्ट कर सकते हैं, एचआईवी टेस्ट करते हैं। पीएस सब सेंट्रल लेवल पे हम क्या कर रहे थे, यूरिन शुगर। पीएससी लेवल पर हम कर सकते हैं ब्लड शुगर और हेपेटाइटिस की जांच। ये सब हम पीएससी और सीएससी लेवल पर करेंगे। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी। किन किन प्रेगनेंसी को, कौन कौन सी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलेंगे, मतलब उसको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें नंबर 1 आएगा एल्डरली प्राइमी एंड शॉर्ट स्ट्रेचर्ड प्राइमी। प्राइमी मतलब जो पहली बार गर्भवती हुई है, एल्डरली मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा है। ऐसी गर्भवती महिलाएं जो ज़्यादा उम्र में पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो वो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर में आएंगी। दूसरा, पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं और उनका हाइट कम है, तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। नंबर 2, एल्डरली ग्रांड मल्टीपेरा, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है और बच्चे भी उनके कई सारे हैं, कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट हुई हैं, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ 3 और मोर स्पॉन्टेनियस कंसेक्यूटिव एबॉर्शन, मतलब अगर कोई हिस्ट्री दे रही है प्रेग्नेंट लेडी हमें कि उसका अपने आप 2 या 3 बार एबॉर्शन हो चुका है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर में ही आएंगी। नंबर 4, अगर कोई महिला हिस्ट्री दे रही हैं कि जो प्रीवियस उनकी प्रेगनेंसी थी उसमें उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया या बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, अगर ये हिस्ट्री है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। नेक्स्ट है नंबर 5, अगर कोई प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है, मतलब पिछला बच्चा अगर उनका ऑपरेशन से हुआ है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर में आएंगी। नेक्स्ट है आपका माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि अगर पहली प्रेगनेंसी उनकी ब्रीच थी, मतलब बच्चा टेढ़ा था या ट्रांसवर्स लाई थी, नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं था, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएंगी। अगर अगला है नेक्स्ट नंबर 7, अगर पिछला कोई ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। ये वाली एनीमिया है, उनको ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम है, एनीमिक है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगी। प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया की हिस्ट्री है, जैसे प्री इक्लेम्सिया होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा आती है, तो इसको प्री इक्लेम्सिया कहते हैं। इक्लेम्सिया अगर लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम पे फिट्स या कन्वल्जन भी आ रहे हैं, तो वो उसको इक्लेम्सिया कहेंगे। अगर ये कंडीशन है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत ही आएंगी। नेक्स्ट लास्ट 10th, अगर प्रेगनेंसी के समय महिला को कोई भी अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है या एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत ही आएंगी। अब बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। प्रेगनेंसी के समय पूरा जो डिलीवरी, पूरा प्रेगनेंसी टाइम का पूरा रिकॉर्ड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कैसे रखते हैं हम इसका रिकॉर्ड? तो इसके लिए एमसीपी कार्ड होता है, जिसको कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो एएनएम हमारा रजिस्ट्रेशन करती है उसका जो नंबर होता है वो इसमें हम अंकित कर देते हैं, और इसको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके उसमें नंबर डाल के
हम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, यानी उसको दे देते हैं। और उसको एडवाइस करते हैं कि जब भी वो एएनसी के लिए आए, हमेशा इस कार्ड को अपने साथ रखें। और जिससे कि इसमें सभी हम इन्वेस्टिगेशन नोट कर देते हैं, तो सभी इन्फॉर्मेशन एक जगह इस कार्ड में आ जाएगी, तो बार बार दूसरे प्रिस्क्रिप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और लेडी को बोलते हैं कि जब भी आप डिलीवरी के लिए आएँ तो ये कार्ड अपने साथ ज़रूर लाएँ, जिससे कि पूरा हिस्ट्री हमें एक क्विक रिव्यू में या एक बार में देखने से पता चल जाए, और कुछ और हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े, और उस हिसाब से हम अपनी डिलीवरी कंडक्ट करवा सकें। अब हम बात करते हैं प्री नेटल हैबिट्स, प्री नेटल एडवाइस के बारे में। क्या क्या हम प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस देंगे जो कि उसके लिए ठीक रहेंगी। नंबर 1, पर्सनल हैबिट। पर्सनल हैबिट में जैसे कि हम उसको लाइट हाउस होल्ड वर्क, घर का काम, छोटे मोटे हल्के काम हम करने को बोल सकते हैं। हैवी कोई वजन उठाना या हैवी कोई वर्क करना, उसके लिए हम मना करते हैं, लेकिन घर के छोटे मोटे काम करने के लिए हम एडवाइस कर देते हैं। लेडीज़ को बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए हम हाई फाइबर डाइट लेंगे, जिससे जैसे कि हरी सब्जियां होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, वो लेंगे जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। नेक्स्ट, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी स्मोकिंग करती है तो उसको एडवाइस करेंगे कि स्मोकिंग ना करें, क्योंकि जो स्मोकिंग करती हैं उनमें लो बर्थ वेट का बेबी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई महिला अल्कोहल का यूज़ करती हैं तो उनको भी एडवाइस करेंगे कि अल्कोहल का यूज़ ना करें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के समय अल्कोहल का यूज़ करती हैं महिलाएं, तो उसकी वजह से जो फीटस या बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होने की संभावना ज़्यादा रहती है, कि बच्चा जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा नॉर्मल की अपेक्षा। तो स्मोकिंग और अल्कोहल का अगर कोई यूज़ करता है तो प्रेगनेंसी के समय ज़रूर इसको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1, स्टेप्टोमाइसिन। इस दवाई का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारी 8th नर्व होती है उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से कि बच्चे में बहरेपन की समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी ड्रग्स होती है टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ये जो बच्चे की ग्रोथ, बोन्स और टीथ फॉर्मेशन की जो ग्रोथ है उसको डिले कर देती है। तो इन दोनों जो मेडिसिन्स हैं इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रेडिएशन। एक्सरे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे की वजह से भी, जो एब्डोमिनल एक्सरे होता है उसकी वजह से प्रेगनेंसी में ल्यूकीमिया और माइक्रोसिफेली एक कंडीशन डिजीज़ होती है, उसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब नंबर 4 है वार्निंग साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब वार्निंग साइन, अगर ये साइन दिखे तो हमें बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको उसका इलाज ठीक ढंग से टाइम से कराना चाहिए। जैसे कि स्वेलिंग ऑफ फीट, अगर पैरों पे सूजन आ रही है लगातार, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका कारण जानें कि किस वजह से ये स्वेलिंग आ रही है। नंबर 2, फिट्स। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स या कन्वल्जन दौरे आ रहे हैं तो भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पिछले लास्ट में बताया था कि अगर फिट्स आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को, जो महिला होती है प्रेग्नेंट लेडी, उनको इक्लेम्पसिया नामक बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, जो कि डिलीवरी के समय जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ब्लरिंग ऑफ विजन। अगर देखने में धुंधलापन हो रहा है, देखने में दिक्कत आ रही है, तो भी एक वार्निंग साइन है, तुरंत अपने डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए। और अगर नेक्स्ट, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है लगातार, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में बताएं और उसका इलाज कराएं। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन।
क्या कुछ खास प्रोटेक्शन या हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर एनीमिया। एनीमिया के लिए हम प्रेग्नेंट लेडी है उनको आयरन और फॉलिक एसिड शुरू करेंगे। कब शुरू करते हैं? फॉलिक एसिड तो जैसे ही हमें पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है तुरंत फॉलिक एसिड हमें शुरू कर देनी चाहिए। आयरन हम तीसरे महीने से शुरू कर सकते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड साथ साथ। कितना डोज होती है इसकी? तो डोज तो एक टैबलेट दी जाती है, उसमें रेड कलर की टैबलेट होती है सरकारी हॉस्पिटल्स में, वो दी जाती है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हमें देनी ही है, लेकिन पोस्टमार्टम जैसे प्रेगनेंसी जब डिलीवर हो जाता है बच्चा तो उसके बाद भी लगभग 6 महीने तक हमें ये आयरन की गोली देनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं में खून की कमी ना हो। नंबर 2, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मतलब जब प्रेगनेंसी होती है महिला को तो ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लगभग 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी में चाहिए होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने में ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 महीने के बाद एक्स्ट्रा कैलोरी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके 3 महीने के बाद कैलोरीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़्यादा कैलोरी महिला को देनी चाहिए। नंबर 3, इम्यूनाइजेशन विथ टीडी, मतलब वैक्सीन। टीडी टिटनेस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन होती है, जो कि टिटनेस और डिप्थीरिया नाम की बीमारी से बचाव करती है, वो हमें देनी चाहिए। जो फर्स्ट डोज है वो जैसे ही हमें पता चले कि लेडीज़ प्रेग्नेंट है और जैसे ही हमें टाइम मिले जल्दी से जल्दी फर्स्ट डोज हमें ले लेनी चाहिए टीडी की। और सेकंड डोज जो होती है वो फर्स्ट डोज के 1 महीने के बाद हमें लगवानी चाहिए। अगर कोई लेडीज़ पहले से जैसे पहले प्रेग्नेंट रह चुकी हैं और लगभग 3 साल से कम समय हुआ है उनको डिलीवरी को, तो उनको हम एक से बूस्टर डोज देते हैं, क्योंकि जो टीडी का जो डोज है ड्यूरेशन कब तक ये प्रभावी रहती है, तो ये लगभग 3 साल का टाइम पीरियड होता है जब तक ये प्रभावी रहती है। तो इसलिए अगर 3 साल से कम टाइम में कोई प्रेग्नेंट होती है फिर से, तो उनको एक सिर्फ बूस्टर डोज देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट करते हैं हम RH स्टेटस को देखते हैं। RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, जो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, जैसे ही 28 वीक के आसपास का समय होता है तब ये हम जांच करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी जांचने के लिए, ताकि हम अगर है तो जो इम्यूनोग्लोबिन आती है वो हम दे सकें, जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर 5, प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। इस समय जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करते हैं हम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो अगर हम स्क्रीनिंग कर लेंगे तो इनको हम पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके लिए जो भी हमारे प्रभावी उपाय हैं वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, संपूर्ण जानकारी एंटीनेटल केयर के बारे में। सभी को ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सभी के घर में कभी न कभी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है। तो अगर आपको इसका बारे में नॉलेज रहेगी तो आप अच्छे से खुद भी प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या हमें काम करने चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए शेयर करी है अच्छी लगी आपको, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही अधिक वीडियो बना सकूं, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ सके और आपको पता चल सके कहाँ पर क्या काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।